हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज का केस बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक केस है। ये एक बहुत ही गंदे व्यक्ति की कहानी है जिसने इस सारी घटना को अंजाम दिया और किस तरह से उसने एक दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर किया। इस व्यक्ति का नाम था जेम्स पैटरसन स्मिथ। और मैं केस शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि इस व्यक्ति की सिर्फ एक ही ढंग की फ़ोटो अवेलेबल है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अभी भी मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसके अलावा शायद मैं आपको और कोई फ़ोटो इसकी नहीं दिखा पाऊंगी। ये जो फ़ोटो है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। वो ठीक से कैसा दिखता था ये भी जानकारी आपको इस फ़ोटो से नहीं दिख रही होगी, लेकिन सॉरी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसकी यही फ़ोटो अवेलेबल है। जेम्स का जन्म कब हुआ इसकी भी कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो लेट 40s में पैदा हुआ। वो गॉर्डन नाम की जगह में पैदा हुआ और वहीं पर पला बढ़ा। एक और भी फ्रस्ट्रेटिंग बात है इस केस में कि हमें उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका बचपन कैसा बीता इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे इसके बारे में हम नहीं जानते। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हमेशा किसी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड को जरूर चेक करती हूँ, ये जानने के लिए कि आगे चलकर उसने जो कुछ भी कांड किए उसके पीछे क्या कहानी थी, उसके साथ खुद क्या एक्सपीरियंस हुआ था, क्या इसका असर पड़ा उसके ऊपर। लेकिन ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था ये जानना कि इसकी कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो हम सीधे उसके एडल्टहुड में चलते हैं जब वो करीब 22 साल का था और ये करीब 1970 की बात है जब उसने शादी की एक औरत से, और उस औरत का नाम भी हमें नहीं पता। पहले पहले तो सब कुछ ठीक रहा और यही जेम्स की आदत थी। शुरू शुरू में वो अपने असली रंग नहीं दिखाता था, वो हमेशा चार्मिंग रहता था, बहुत अच्छे से बिहेव करता था। कहीं ना कहीं वो जब आपको अपने शिकंजे में कस लेता था उसके बाद वो आपको अपना असली रूप दिखाया करता था। जेम्स एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट व्यक्ति था। आप इस केस में देखेंगे कि वो कितना बड़ा एब्यूज़र था और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लोगों के बारे में आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा इविल लोगों के बारे में, उनमें से ये डेफिनेटली एक था। इसके अलावा उसके साथ कंट्रोल इश्यूज भी थे, यानी कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहता था। अपनी इस पहली शादी में जो जेम्स था अपने पत्नी के प्रति हर दिन एब्यूजिव था, यानी कि वो रोज़ उसको मारता पीटता था, उसको किक करता था, उसे पंचेस मारता था, मुक्के वगैरह मारता था। इसके अलावा उसे ज़मीन पर गिराकर घसीटता था और ये चीज़ वो रोज़ करता था उसके साथ। 10 साल तक इस तरह का टॉर्चर सहने के बाद उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसके बाद इस रिलेशनशिप से निकल गई। तो जब इसकी पहली वाइफ किसी तरह से इसके शिकंजे से सही सलामत बचकर निकल गई तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये अपना नेक्स्ट विक्टिम ढूंढने लगा। इस समय ये 32 साल का था और इसने एक रिलेशनशिप शुरू किया टीना वॉटसन नाम की लड़की के साथ, जो कि उस समय 20 साल की थी। बाद में आप जेम्स का ये पैटर्न देखेंगे कि ये जिन जिन लड़कियों के पीछे गया वो उम्र में और ज़्यादा छोटी होती चली गई। उसके बाद इस लड़की टीना के साथ भी उसने वही सब कुछ किया जो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ किया था। ये उसके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकली अब्यूजिव था और रोज़ रोज़ उसके साथ मारपीट करता था। टीना ने बाद में इसके बारे में बताया भी, इस रिलेशनशिप के बारे में, और उसने बताया कि मैं 2 साल तक उसका पंचिंग बैग बनी रही। वो मुझे हमेशा पंच करता रहता था, वो उसे किक करता था, उसके चेहरे पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारा करता था, चीज़ें उठा के उसके सिर पर उसका वार करता था। एक बार उसने एस्ट्रे उठाकर भी टीना के सिर पर दे मारी थी, लेकिन एक बार तो हद ही हो गई जब उसने टीना को डुबाकर मारने की कोशिश की। ये घटना उसने बाथरूम में अंजाम दी थी और हो सकता है कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ भी ऐसा कुछ किया, उसे डुबाने की कोशिश, क्योंकि उसे लोगों को डुबाने में बहुत मज़ा आता था। अभी तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि उसने उसको डुबाने की कोशिश की और हो सकता है कि फर्स्ट वाइफ के साथ भी ऐसा करने की कोशिश उसने की हो। उस दिन टीना बाथटब में लेटी हुई थी, रिलैक्स कर रही थी। वो अचानक से आया, उसने उसका गला पकड़ा और उसे पानी में डुबाने लगा, लेकिन वो किसी तरह बच गई। टीना ने बाद में बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी वो उसको तब भी मारने की कोशिश करता था, उसकी पिटाई करता था। वो हमेशा उसके पैरों के बीच में उसको लाते मारा करता था जब वो प्रेग्नेंट थी। मुझे ये तो नहीं पता कि बाद में उनका बच्चा हुआ या नहीं हुआ क्योंकि इसकी कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक था। ये आदमी इतना घटिया था कि उसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। फिर जैसे तैसे करके टीना 2 साल के बाद इतनी हिम्मत जुटा पाई कि इसको छोड़कर चली जाए। इसकी रिलेशनशिप वहाँ पर टीना से एंड हो गई, लेकिन इसको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अपनी अगली विक्टिम की तरफ अब मूव कर रहा था। इसकी अगली विक्टिम एक 15 साल की लड़की थी जिसके साथ ये रिलेशनशिप में आया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये छोटी लड़कियों की तरफ मूव कर रहा था। और ऐसा नहीं था कि ये कोइंसिडेंस था, ये ऐसा इसलिए करता होगा क्योंकि जो छोटी कम उम्र के बच्चे या लड़कियां होते हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनको ज़्यादा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो 15 साल की लड़की थी इसका नाम था वेंडी मोटर्स हेड, और ये जो लड़की थी ये अभी 15 साल की थी, और जबकि यूके में जो कंसेंट एज है लड़कियों की साथ में रहने की रिलेशनशिप की वो 16 साल है। तो अगर वो अपना कंसेंट भी दे रही थी, अपनी राजी खुशी से भी आई थी, तो भी ये रेप ही कहलाएगा।
उसके बाद ये वेंडी के साथ भी यही सब हरकतें करने लगा। उसको किक करता था, पंच करता था, उसके शिन्स पर लाते मारता था, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स उठा उठा कर मारता था। इसके अलावा उसने एक बार बाथटब में वेंडी को भी डुबाने की कोशिश की। अब ये तो हमें नहीं पता कि इसकी जो रिलेशनशिप थी ये कितने दिन चली, लेकिन जब वेंडी यहाँ से फाइनली निकली तो वो 15 ही साल की थी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि 1 साल से इनकी रिलेशनशिप कम ही चली होगी। उसके बाद जब जेम्स अपने लेट 30s में था, यानी कि 40 ईयर्स के आसपास का था, तब वो अनएम्प्लॉयड था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। तभी उसने एक अपने दूसरे घर में शिफ्ट किया जो कि सेमी डिटैच्ड 2 बेडरूम का हाउस था, फर्निवल रोड, मैनचेस्टर में। इस घर के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये जो घर था ये आगे चलकर जेम्स का हाउस ऑफ हॉरर्स बना। तो अब हम सीधे 1993 में चलते हैं और इस समय जेम्स की उम्र 46 ईयर्स हो चुकी थी। इसके पहले की ज़्यादा घटनाओं का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन यही वो समय है जिसके बाद मेन ट्रेजिक इवेंट्स शुरू हुए जिसके बारे में हमारी आज की कहानी है। जब ये 46 ईयर्स ओल्ड था तब इसकी मुलाकात 14 साल की बच्ची कैली एन बेट्स से हुई। कैनी का जन्म 18 मई 1978 को हुआ था। इसके पेरेंट्स का नाम मार्गरेट और टॉमी था और उसके 2 भाई थे। लोग बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दयालु थी, बहुत लविंग थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइजिंग करना पसंद करती थी और उसको स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो अपने स्कूल की हॉकी टीम में खेलती थी और इसके अलावा उसको डिस्क्राइब किया जाता है बहुत मैच्योर व्यक्ति के रूप में। वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। वो कई बार अपने से काफ़ी बड़े बच्चों के साथ घूमती थी, स्पेशली अपने हॉकी टीम के मेंबर्स के साथ जो कि कई बार एडल्ट्स भी हुआ करते थे। बड़े लोगों के साथ उठते बैठते उसका भी मन होने लगा कि वो भी जल्दी से बड़ी हो जाए और जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाए, इसलिए वो एक जॉब अब करना चाह रही थी। वो एक टीचर बनना चाहती थी। वो अभी तो टीचर नहीं बन सकती थी, इसलिए उससे लगा कि मुझे अभी बेबी सीटर बन जाना चाहिए। उसे लग रहा था कि उसे आगे चलकर टीचर बनना है तो अभी से किड्स को समझने से उसे आगे चलकर आसानी रहेगी। एक बार वो किसी व्यक्ति के घर पर बेबी सिटिंग कर रही थी, तब वो अनफॉर्चुनेटली जेम्स पैटरसन स्मिथ से मिली। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि उस समय जेम्स 46 ईयर्स का था और जब उसने 14 साल की कैली को देखा तब वो तुरंत ही उससे इम्प्रेस्ड हो गया और वो चाह रहा था कि अब कैली उसकी नेक्स्ट विक्टिम बने। फिर जेम्स इंट्रोडक्शन के बाद उससे वहाँ पर बातचीत करने लगा और बातचीत करते करते उसे काफ़ी उससे दोस्ती कर ली और फाइनली उसने कैली से कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, तुम चल के घर जाओगी तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जेम्स ने कैली के साथ चलते हुए उसे घर तक छोड़ा और फाइनली वॉक के एंड में जब वो अपने घर पहुँच गई तो वो उसे कन्विंस करने में कामयाब रहा कि वो उससे दोबारा मिले। कैली भी मान गई और उसके बाद वो रेगुलरली मिलने लगे। करीब करीब हर दिन ही वो कैली के स्कूल के गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता था और जब कैली बाहर निकलती थी तो उसके साथ चलता हुआ उसे घर तक छोड़ने के लिए आया करता था। धीरे धीरे मिलते मिलते वो बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसे लग रहा था कि मैं जितने समय इसके साथ रहूँगा उसे ग्रूम कर पाऊँगा, अपने हिसाब से उसे ढाल पाऊँगा, क्योंकि वो 14 साल की थी और ये 46 ईयर्स का था। और अब वो अपना केयरिंग वे ना दिखाकर धीरे धीरे अपना कंट्रोल करने वाला साइड उसको दिखाने लगा था। जल्दी ही कैली को इसने कन्विंस कर लिया कि वो इसके घर भी आने लगी और बहुत बहुत देर तक इसके घर में रुकने लगी। जेम्स ने कैली को एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखी थी कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। लेकिन उसके इस प्लान में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा समय अपने घर से बाहर बिताने लगी तब उसके पेरेंट्स कंसर्न हो गए। वो उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ जाती हो, इतना ज़्यादा समय तुम किसके साथ बिता रही हो। तब कैली उनको अलग अलग कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन फाइनली उसने डिसाइड किया उन्हें बताने का कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। इस बॉयफ्रेंड का नाम उसने डेव स्मिथ बताया, जो कि उसके स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके स्कूल में कोई भी डेव स्मिथ नहीं था। उसके पेरेंट्स को लगा कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है स्कूल में इसी के एज का और उसके साथ ये टाइम स्पेंड कर रही है, उसके साथ घूमने जाती होगी। फिर धीरे धीरे जेम्स कैली के घर पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि पहले लैंडलाइन से होते थे, और वो प्रिटेंड करता था कि मैं 14 साल का डेव स्मिथ बोल रहा हूँ, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड। जेम्स के ऊपर कैली का पूरा पूरा कंट्रोल था और इस सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे काफ़ी पसंद था कंट्रोल हाथ में लेना। लेकिन अब उसे ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जो एज ऑफ कंसेंट है यूके में वो 16 साल है, और अगर वो पकड़ा गया तो सीधे जेल जाएगा पता नहीं कितने सालों के लिए। तो उसने अब कैली को कन्विंस कर लिया था कि 2 साल तक वो अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखे और अपने पेरेंट्स और सबको यही बताती रहे कि एक हाई स्कूल के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है जो कि 14 साल का है। अब कैली जेम्स के घर में रेगुलरली जाती रही, फ्रीक्वेंटली जाती रही, और कई बार वो वहीं पर रुक भी जाती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स सोचते थे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी है।
2 सालों तक कैली के पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि उसका एक 46 ईयर्स ओल्ड, जो कि अब करीब 48 साल का हो चुका होगा, 48 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति से अफेयर चल रहा है और उसका कोई भी 14 या 16 ईयर्स का बॉयफ्रेंड नहीं है। इन 2 सालों में जेम्स कैली के प्रति फिजिकली अब्यूसिव था या नहीं, इसका हमारे पास कोई भी अनुमान नहीं है कि वो उसे फिजिकली अब्यूज करता था या नहीं, लेकिन उसने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। वो केवल 14 साल की थी और उसको अपने हिसाब से ढाल रहा था, उसे मैनिपुलेट कर रहा था, उसे मोल्ड कर रहा था। यहाँ तक कि वो 2 सालों से अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती आ रही थी। उसने कह सकते हैं कि उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ऑब्वियसली वो उसे फिजिकली भी अब्यूज़ करता होगा, उसके साथ मारपीट करता होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा था या नहीं था। तो अब हम उस समय पर चलते हैं जबकि कैली अब 16 साल की हो चुकी थी और 1994 की यह घटना है। अब कैली का समय आ चुका था कि वो अपने पेरेंट्स के सामने अपने बॉयफ्रेंड को रिवील कर सके। एक दिन कैली के पेरेंट्स बैठे हुए थे घर में, तब कैली ने उनसे आकर कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड डेव से मिलें और मैं उसे घर लेकर आना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स भी खुश हो गए, उन्हें लग रहा था कि ठीक है, वो भी उनकी बेटी की उम्र का यानी कि 16 ईयर्स का होगा, 2 साल से ये लोग डेट कर रहे हैं, तो फाइनली अब हम उससे मिलेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं उसे लेकर आऊँगी। फिर कैली जेम्स को अपने पेरेंट्स के घर पर लेकर गई। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, तो कैली उसे अपना घर वगैरह दिखाने लगी, अपना सामान दिखाने लगी, उसे होम टूर कराने लगी। और जब ये सब टाइम स्पेंड अंदर कर ही रहे थे, तभी कैली के पेरेंट्स घर आ गए। कैली ने सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अपने पेरेंट्स से कहा, हाय मॉम, हाय डैड, मैं अपने बॉयफ्रेंड डेव से आपको मिलाना चाहती हूँ। और तभी उन्होंने डेव को देखा। डेव यानी कि जेम्स सीढ़ी उतरता हुआ उसके पेरेंट्स की तरफ जा रहा था और उसको देखकर, उस 48 साल के आदमी को देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उन्हें कितना खतरनाक झटका लगा होगा उस आदमी को वहाँ पर देखकर, जबकि वो 16 ईयर ओल्ड अपने डॉटर के बॉयफ्रेंड को वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी कैली के पेरेंट्स ये सब प्रोसेस कर ही रहे थे, तभी जेम्स उनके पास पहुँचा और उनसे कहा, हाय, आई एम डेव। और कैली के पेरेंट्स जो थे उन्होंने तुरंत ही गुस्से में पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने साल के हो। इस पर जेम्स ने जवाब दिया कि मैं 32 साल का हूँ। हालांकि 32 ईयर्स भी बहुत ज़्यादा था कैली के लिए, उसकी एज से वो डबल था वो नंबर, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा वो मेकअप नहीं कर सकता था। उसने कहा कि मैं 32 साल का हूँ। ये जो पिक्चर है जेम्स की, जो कि उसकी एकमात्र पिक्चर है, ये करीब उसी समय की है। तो आप क्या कह सकते हैं इस पिक्चर को देखकर, इसमें जो आदमी है वो 32 ईयर्स ओल्ड है। शायद जेम्स ने सोचा होगा कि 32 ईयर्स क्योंकि थोड़ा कम है, इसलिए मैं उसके बॉयफ्रेंड के लिए पास हो जाऊंगा और इन लोगों को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। खैर, कैली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि वो 32 साल का है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड थे कि 32 साल का जो आदमी है वो इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। कैली की माँ मार्गरेट ने बताया कि उस समय उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था कि वो भागती हुई किचन में जाए, एक चाकू उठाकर लाए और इस ग्रोन अप आदमी की पीठ पर वो छुरा मारकर उसकी वहीं पर हत्या कर दे। मार्गरेट को बाद में अफसोस था कि उस समय उसने ऐसा क्यों नहीं किया। खैर, वो शांत बनी रही और कैली का पिता भी उस समय तक बिल्कुल शांत बना रहा और जेम्स जो था वो उनके घर से बाहर चला गया और वहाँ से अपने घर चला गया। उसके बाद कैली के माँ बाप ने उसे कन्फ्रंट किया, उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, ये कैसा आदमी है, अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ तुम डेटिंग कर रही हो, तुम चाहती क्या हो और तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्गरेट और टॉमी की बातें कैली को अच्छी नहीं लगी, वो कुछ और ही सोचती थी। उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये जो आदमी है इसका फ़ायदा उठा रहा है। उसे लग रहा था कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मैं अपने डिसीज़न खुद ले सकती हूँ और मेरे पेरेंट्स को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, हम अपने सही डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पेरेंट्स हैं वो ही आपके लिए सही डिसीजंस ले सकते हैं। कैली ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं डेव के साथ ही रहना चाहती हूँ और हम ये समझ सकते हैं कि उस समय तक जेम्स ने कैली का बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ था। कैली को ये लगता था कि जो जेम्स है उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया कि मुझे मत रोको, मैं जेम्स से मिलती रहूँगी और वही मेरा बॉयफ्रेंड है। अब जो कैली थी वो कई कई घंटों के लिए अपने घर से गायब रहने लगी। वो जेम्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और इसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा उसे पुश नहीं करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो जितना ज़्यादा उसके साथ जिद करेंगे उतनी ही ज़्यादा कैली अपने अब्यूज़र के प्रति और ज़्यादा सिंपैथाइज करेगी और उसके और करीब हो जाएगी। लेकिन वो चाहते थे कि इस व्यक्ति से अपनी बेटी को दूर करें। अब वो ऐसा कैसे करें, इसके लिए सोच सोच के उनको एक आइडिया आया। उन्हें लगा कि हम इसके बारे में और ज़्यादा पता लगाते हैं।
अब वो तो जानते नहीं थे कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, इसलिए अब वो शहर में घूमने लगे, इधर उधर जा जाके लोगों से पूछने लगे कि क्या तुम एक 32 ईयर्स ओल्ड डेव स्मिथ को जानते हो, क्या इस आदमी को तुमने कहीं देखा है। उसकी कोई फोटोग्राफ्स भी नहीं थी उनके पास। ऑब्वियसली उन्हें किसी ने भी नहीं बताया डेव स्मिथ के बारे में, क्योंकि कोई भी 32 साल का डेव स्मिथ वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये उसका झूठा नाम था और उसने अपनी एज भी गलत बताई हुई थी। फिर पता नहीं कैसे, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि कैसे, लेकिन उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि ये कोई 32 ईयर्स का डेव स्मिथ नहीं है, बल्कि ये 48 ईयर्स का जेम्स पैटरसन स्मिथ है। अब उन्हें यह भी पता चल चुका था कि जेम्स की उम्र कैली के फादर से भी 1 साल ज़्यादा थी। अब भी उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंडेड बनाया था, इंडिपेंडेंट बनाया था। वो बस यही उम्मीद रख सकते थे कि जो कैली है वो सही डिसीजन लेगी और खुद ही इस व्यक्ति से दूर हो जाएगी। अब इसके बाद इस केस की दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ शुरू हुई। अब जेम्स ने कैली को खुलेआम एब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी तक हो सकता है कि बंद दरवाजे के पीछे वो उसे एब्यूज़ करता हो, उसे कंट्रोल करता हो, लेकिन अब वो सबके सामने उसे कंट्रोल कर रहा था। वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो उसके कितने कंट्रोल में है। तो सबसे पहले उसने उसके मूवमेंट्स कंट्रोल करने शुरू किए कि वो कहाँ जा रही है, ये सब। वो कैली के साथ हर दिन हर मिनट रहना चाहता था। अब वो ऐसा हर समय तो कर नहीं सकता था, क्योंकि कैली अपने घर में ही रह रही थी। तो जब वो अपने घर में भी होती थी तब भी वो जानना चाहता था कि तुम घर में किसके साथ थी, कब थी और तुम क्या कर रही थी। वो लगातार उनके घर पर फ़ोन करता रहता था ये जानने के लिए कि कैली घर पर ही है। इसके अलावा कैली को जेम्स के साथ हर वीकेंड पर रहना पड़ता था। कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं जाता था जब वो जेम्स के साथ ना रहे। उसे फ्राइडे से लेकर संडे तक उसके घर पर रहना पड़ता था। इसके बाद जेम्स ने उसकी अपीयरेंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि वो कैसी दिखनी चाहिए और उसे क्या पहनना चाहिए। उसने कैली से कहना शुरू किया कि तुम अपनी सारी डर्टी क्लोथिंग को मेरे घर लेकर आओगी और मैं उन्हें खुद धोऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कपड़े कोई और धोए। हर संडे को जबकि कैली अपने घर जाती थी तब उसे जेम्स ही बस में बिठाकर आता था, उसके घर की बस पर। जेम्स को एग्जैक्टली पता होता था कि बस कितने मिनट लेगी उसे घर तक छोड़ने के लिए, और उसके बाद एग्जैक्टली कितने और मिनट लगेंगे कैली को वहाँ तक अपने घर के फ्रंट डोर तक पहुँचने के लिए। और जैसे ही वो फ्रंट डोर पर पहुँचा करती थी उसके घर का फ़ोन बजना शुरू हो जाता था। वो ये जानना चाहता था कि वो अपने घर पहुँच गई है या नहीं पहुँच गई है। इसके बाद धीरे धीरे जो कैली की पर्सनैलिटी थी वो भी चेंज होने लगी। वो अलग तरीके से ड्रेसअप करने लगी। इसके बाद कैली ने रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दिए। वो सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी केयर करना भी बंद कर दिया। उसने नहाना बंद कर दिया। वो अपने बाल नहीं काटती थी, वो अपने बाल धोती भी नहीं थी, और अब फिजिकली वो डर्टी नज़र आने लगी थी। यानी देखकर ही लगता था कि वो गंदी है और वो नहाई नहीं है। अब उसका जो बबली नेचर था वो भी चेंज होने लगा और उसका पूरा व्यवहार ही बदलने लगा। और ऐसा शायद जेम्स जानबूझकर कर रहा था। वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था कि वो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए, क्योंकि पहले उसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। और यही अब्यूज़र्स करते हैं, वो पूरा कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं अपने विक्टिम के ऊपर ताकि वो निकल ना पाए। वो अपने विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि समाज से कट ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा उन्हें नीचा भी दिखाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। लेकिन एक पॉइंट पर आकर कैली को भी लगा कि उसे जेम्स से अलग हो जाना चाहिए और उसने मूव आउट करने की कोशिश की। उसने रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जेम्स ने अब उसका बहुत ज़्यादा पीछा करना शुरू कर दिया। वो इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ गया, हाथ धोकर जहाँ वो जाती थी उसके पीछे पीछे आ जाता था, उसे फ़ोन करता रहता था। इतना ज़्यादा उसे स्टॉक किया कि अब कैली को लगा कि शायद वो उसे जाने नहीं देगा। और ये बात कैली को जेम्स की पिछले रिलेशनशिप से अलग बनाती थी, क्योंकि पहले जितनी भी गर्लफ्रेंड्स ने जाने की कोशिश किया चली गई, उन्हें जेम्स ने जाने दिया, उनका पीछा नहीं किया। लेकिन कैली को वो बिल्कुल भी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। फिर कुछ समय के बाद कैली मजबूरन फिर से जेम्स के साथ आ गई और ये दोबारा से एक रिलेशनशिप में आ गए। अब जो कैली के पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे अपनी बेटी को गायब होते हुए देख रहे हैं। अब जो मार्गरेट थी, यानी कि कैली की माँ थी, वो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उसने फाइनली अब कैली को अल्टीमेटम दिया। उसने कहा कि या तो तुम इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मेरे रूल्स के हिसाब से मेरे घर में रहो, और या फिर तुम हमारा घर छोड़ दो और जाकर अब तुम जेम्स के साथ ही रहो। मार्गरेट को ऐसा लग रहा था कि अल्टीमेटम वो सीरियसली नहीं लेगी उसकी बेटी। उसकी आंखें खुलेंगी, शायद वो नींद से जागे और फिर डिसाइड करेगी वो जेम्स को छोड़ दे। लेकिन उल्टा ही हुआ।
और एक दिन जबकि मार्गरेट अपने काम से वापस लौटी तो उसने देखा कि जो कैली है वो अपने कमरे में बैग्स पैक कर रही है और घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। तब मार्गरेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। उसने कहा कि इस अल्टीमेटम को तुम सीरियसली मत लो, वो तो मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें दिया था और तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब कैली अपनी माँ की तरफ घूमी और तब मार्गरेट ने देखा कि कैली के पूरे फेस पर ब्रूजेस के निशान हैं, नील के निशान हैं, चोटों के निशान हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जो जेम्स था वो खुलेआम अब्यूज़ कर रहा था कैली को और उसको कोई भी अब परवाह नहीं थी। उसे पता था कि मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ, मेरे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है और कैली मुझे छोड़ने वाली नहीं है। पहले भी वो उसके साथ फिजिकली अब्यूज़ करता होगा, लेकिन पहले इन जगहों पर वो मारा करता होगा जहाँ पर चोट के निशान दिखाई ना दें, लेकिन अब वो खुलेआम अब्यूज़ करने लगा था। जब मार्गरेट ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तब कैली ने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, एक गर्ल्स का ग्रुप जा रहा था, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे गिर गई और मेरे चेहरे पर चोट लग गई। मार्गरेट ने कैली से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन कैली हमेशा डिनाई करती रही। उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चोट लग गई, ऐसे लग गई, वैसे लग गई और झूठ बोलती रही। इसके बाद वो वहाँ से निकली और सीधे जेम्स के घर चली गई। इसके बाद भी जब भी कैली अपनी माँ के घर आती थी तो उसकी माँ देखती थी कि उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर चोटों के निशान थे और उनके बारे में वो हमेशा झूठ बोलती रहती थी। और अब सिर्फ नील के निशान ही नहीं थे जो उसकी बॉडी पर दिखते थे, बल्कि एक बार कैली घर आई और उसके शरीर पर काटे जाने के निशान थे। लेकिन कैली ने बिल्कुल साफ साफ डिनाई कर दिया। उसने कह दिया कि ये तो बाइट मार्क्स हैं ही नहीं, जबकि डेंटल इम्प्रिंट्स देखे जा सकते थे। उसने कहा कि मैं एक वायर फेंसिंग पर गिर गई, यानी कि तार की बाड़ों पर गिर गई और वहाँ से मुझे ये चोट लग गई और ये कोई भी काटने के निशान नहीं है। अब मार्गरेट समझ गई थी कि उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उसने लोकल डोमेस्टिक वायलेंस यूनिट में फ़ोन किया। उसने सोशल सर्विसेज को भी फ़ोन किया और साथ साथ पुलिस को भी फ़ोन किया, लेकिन तीनों ही जगह से एक ही जवाब आया कि ये जो कैली है ये 16 साल से ऊपर की है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते और जब तक कैली खुद आगे आकर ये बात ना बताए वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते और कैली को खुद ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर कुछ महीने और बीते और कैली की उम्र 17 साल हो गई। उसने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया था। अब वो कॉलेज में पढ़ रही थी और उसको एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई थी। उसको एक फैक्ट्री में जॉब मिली थी। उसने अपने माँ बाप को बताया कि अब मैं काफ़ी लेट तक काम करूँगी, तो हो सकता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा घर ना आ पाऊँ। हो सकता है कि उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला हो कि वो जॉब कर रही है ताकि वो और ज़्यादा समय जेम्स के साथ बिता पाए और उसके घर जा पाए। लेकिन अब जो कैली थी वो बहुत ही कम घर लौटती थी और ज़्यादातर समय यही कहती थी कि मैं फैक्ट्री में रुक गई। लेकिन अब कैली के पेरेंट्स को लगने लगा था कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कैली के साथ कुछ घटना हो जाए। किसी तरह उन्होंने जेम्स के घर का एड्रेस निकाला। उसके बाद वो लोग उसके घर गए और जो उसके घर का दरवाज़ा था वो ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। वो बिल्कुल लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होकर वहाँ गए थे। उन्हें लग रहा था कि हमें आर्या पार आज बात करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जेम्स आया, उसने दरवाज़ा खोला। वो एकदम काम था, इन सारी चीज़ों में तो वो एक्सपर्ट था। एकदम काल्मली आकर उसने दरवाज़ा खोला, उनसे कहा कि हाय मार्गरेट, हाय टॉमी, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। इस तरह की बातें वो उनसे करने लगा। ये देखकर जो माँ बाप थे कैली के वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गए। वो तो बिल्कुल लड़ाई झगड़े की एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ आए थे। खैर वो अंदर गए और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कैली सोफे पर बैठी हुई है। वो काफ़ी दिन से घर नहीं आई थी और जब उन्होंने कैली को देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो कैली नज़र ही नहीं आ रही थी, वो बस उसकी एक छाया मात्र नज़र आ रही थी। वो अपने हाथ पैर समेट कर एकदम गठरी सी बनी हुई उस सोफे पर बैठी थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई और नर्वस नज़र आ रही थी। और तभी मार्गरेट और टॉमी की नज़र पड़ी उस लिविंग हॉल में एक होल पर, यानी कि एक बड़ा सा छेद था, जैसे कि जो फ्लोर बोर्ड्स होते हैं लकड़ी के जो कि फॉरेन में फर्श पर लगाए जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक फ्लोर बोर्ड को उखाड़ लिया गया है और इसके नीचे काफ़ी सारा गैप नज़र आ रहा था। तब मार्गरेट ने पूछ ही लिया कि तुम्हारा जो लिविंग रूम है इसमें इतना बड़ा होल क्यों है, ये ऐसा क्यों किया हुआ है। तब जेम्स ने कहा कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, इंजीनियर्स आए थे और कोई गैस लीक हो रही थी तो उसको फिक्स करने के लिए उन्होंने एक फ्लोर बोर्ड निकाला है। लेकिन मार्गरेट को और टॉमी को ऐसा लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। उन्हें कोई बैड फीलिंग आ रही थी इस होल के बारे में और ऐसा था भी। आगे चलकर आप इस होल को याद रखिएगा क्योंकि ये होल इस कहानी में दोबारा वापस आएगा। फिर मार्गरेट और टॉमी कैली को प्लीड करने लगे कि प्लीज़ तुम हमारे साथ घर चलो और घर पर रहो, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। वो इतना ज़्यादा शिकंजे में कस चुकी थी अब जेम्स के कि शायद उसको अब सच्चाई नजर आनी बंद हो चुकी थी। मार्गरेट के और टॉमी के मन में आ रहा था कि वो उसको यहाँ से पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए अपने घर ले जाएं, लेकिन उन्हें पता था कि अगर हम ऐसा कर भी दें
तो भी ये तुरंत ही भागती हुई वापस जेम्स के पास आ जाएगी और इसकी आंखें नहीं खुलने वाली। उसके बाद ये दोनों अपने घर आ गए और उसके बाद 30 नवंबर 1995 को इन्हें एक डरा देने वाली खबर मिली, और ये खबर थी कि जो कैली है अब वो परमानेंटली मूव आउट कर रही है और जेम्स के घर जाकर शिफ्ट हो रही है। अब हम सीधे मार्च 1996 में चलते हैं। अब कैली को जेम्स के साथ रहते हुए करीब 3-4 महीने हो चुके थे। शुरू में तो कैली हमेशा ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी, 1-2 घंटे बिताकर वहाँ पर वापस आ जाती थी और अक्सर ही उसकी विजिट्स होती रहती थी। इसके अलावा वो अलाउड थी जेम्स के द्वारा कि वो फ़ोन कॉल कर सकती थी कभी भी अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को। लेकिन धीरे धीरे 3-4 महीने में ही जेम्स ने ये सब कुछ बंद कर दिया। उसको परमिशन देनी बंद कर दी कि वो अपने पेरेंट्स के घर जा सकती है या उन्हें फ़ोन कॉल्स कर सकती है। कोई भी अब्यूज़र यही करता है, वो अपने विक्टिम को पूरी तरह से आइसोलेट करना चाहता है, बिल्कुल अकेले करना चाहता है। उसके बाद 10 मार्च का दिन आया जबकि मार्गरेट ने अपनी बेटी से लास्ट टाइम बात की। उसके बाद 17 मार्च का दिन आया और उस दिन मदर्स डे था यूके में। तो उस दिन मार्गरेट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो कैली है वो उसको विजिट करेगी, उसके घर आएगी, और जब वो नहीं आई तो उसे लग रहा था कि फ़ोन कॉल तो ज़रूर करेगी, लेकिन कोई फ़ोन कॉल भी नहीं आई। उस दिन मार्गरेट को एक मदर्स डे का कार्ड मिला बाई पोस्ट, और जब उसने उस कार्ड को खोला तो पाया कि जो राइटिंग थी उस कार्ड में वो कैली की नहीं थी। वो जो राइटिंग थी वो जेम्स की थी। इस घटना के एक हफ्ते के बाद यानी कि 24 मार्च को कैली के फादर का बर्थडे था, और इस दिन भी ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि कैली घर आएगी, लेकिन वो नहीं आई, ना कोई फ़ोन आया, सिर्फ एक कार्ड आया बाई पोस्ट, बर्थडे कार्ड, लेकिन उसमें भी राइटिंग कैली की नहीं थी, उसमें भी जेम्स की हैंड राइटिंग थी। अब उसके पेरेंट्स पैनिक करने लगे थे। वो सोचने लगे थे कि वो ये कार्ड खुद क्यों नहीं लिख रही है और वो जेम्स से इन कार्ड को क्यों लिखवा रही है, और वो इतने ज़्यादा घबरा गए कि अब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। जब उन्होंने पुलिस को बताया कि वहाँ पर कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ हो सकता है, आपको जाकर चेक करना चाहिए, तो पुलिस वाले इतने महान थे कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे आपकी कंप्लेंट पर वहाँ जाकर चेक नहीं कर सकते। जबकि पेरेंट्स फ़ोन करके इन सारी चीज़ों की खबर पुलिस को दे रहे थे, लेकिन तब भी पुलिस को कोई चिंता नहीं थी, उन्होंने वहाँ जाने का कष्ट नहीं उठाया। अगर पुलिस वाले वहाँ जाकर देख लेते तो शायद ये जो केस अब आगे जाकर ट्रैजिक टर्न लेने वाला है, ऐसा नहीं हुआ होता। उस समय उन क्लोज्ड डोर के पीछे जिसमें जेम्स और कैली रहते थे, उन बंद दरवाजों के पीछे बहुत ही खतरनाक अनइमेजिनेबल एक्ट्स चल रहे थे। अब हम कह सकते हैं कि जेम्स ने इस समय तक कैली को प्रिजनर बना लिया था, यानी कि अपना कैदी बना लिया था। वो ना तो किसी से मिल सकती थी, ना फ़ोन कॉल्स कर सकती थी, और यहाँ तक कि उसे घर छोड़कर बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी। 10 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक जेम्स ने डिसाइड किया कि वो इतना ज़्यादा सैडिस्टिक कैंपेन्स ऑफ अब्यूज़ करेगा, इतना भयंकर टॉर्चर करेगा कि जैसा किसी ने सुना भी ना हो। सबसे पहले उसने ये सुनिश्चित किया कि कैली यहाँ से भाग नहीं पाए, इसलिए उसने उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे। इन 4 से 5 हफ्तों के बीच में उसने कैली को पूरे टाइम बांध कर रखा। कभी वो उसके गले में रस्सी डाल दिया करता था, उसको किसी फर्नीचर से बांध देता था, हाथ पैर तो उसके पहले ही बंधे थे। कभी कभी वो उसे उसके अपने खुद के बालों से बांध दिया करता था। इसके अलावा जो उसने होल बना रखा था अपने लिविंग रूम के बीचों बीच, वो कैली को उस होल में रखा करता था। धीरे धीरे उसने कैली को खाना देना भी बहुत ही कम कर दिया। ये जो 5 वीक का टॉर्चर था, उसके शुरू में जो कैली का वेट था वो करीब 51 केजीज था, जो कि इस 5 वीक के दौरान घटकर सिर्फ 32 केजीज रह गया। यानी कि इस दौरान उसका करीब करीब 20 किलो वेट लॉस हुआ। उसके बाद जेम्स ने उसे पानी देना भी बहुत ही कम कर दिया। वो कई कई दिनों तक इसको प्यासा रखता था और वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई। जब वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गई और विरोध नहीं कर सकती थी, उस समय जेम्स ने उसके साथ टॉर्चर की एक सीरीज़ करना शुरू किया। इतने ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट किए जो वो सोच भी नहीं सकती थी। सबसे पहले तो उसने कैली के साथ वो सारे टॉर्चर किए जिनकी कैली को आदत पड़ चुकी थी अभी तक। सबसे पहले वो उसे मुक्के मारता था, बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में मुक्के मारता था, लेकिन मुक्के खाने की अभी तक कैली को आदत पड़ चुकी थी और अब जेम्स को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि और ज़्यादा तकलीफ़ कैसे पहुंचाई जाए, तो अब उसने चाकू और जो फोक होते हैं यानी कि खाना खाने वाले कांटे होते हैं, वो निकालकर हर जगह उसको मारना शुरू किया। कैली की बॉडी में, उसकी बॉडी के हर पार्ट पर वो उन चाकुओं से, उन कांटों से वार करने लगा। उसके पूरे शरीर में पंक्चर वुंड्स हो चुके थे। उसके बाद उसने कैंची ली और कैली के मुंह के अंदर उससे उसने स्टैब करना शुरू किया, यानी कि उसके मुंह के अंदर घोंपता था वो उस कैंची को।
उसके बाद उसने एक गार्डन स्पेड लिया और उसने कैली के हाथों को क्रश कर दिया, यानी कि चकनाचूर कर दिए उसके हाथ। वो अपनी फिंगर्स भी यूज़ अब नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा उसने उसके हाथ भी फ्रैक्चर कर दिए और उसकी दोनों नी कैप्स पर वो लाते मारा करता था। नी कैप्स पर इतनी ज़्यादा चोट लगने के कारण अब कैली चल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने गरम प्रेस से कैली की दोनों थाइज भी जला दी और उसके हिप्स भी जला दिए और इतने भयंकर उसके बर्निंग के उसमें घाव हो गए उसके शरीर पर कि अब कैली को बहुत ही भयंकर दर्द होता था। इतना ज़्यादा, थोड़ा सा भी हमारी उंगली जल जाए उसमें कितना दर्द होता है। और उसने गरम गरम प्रेस से उसके शरीर को जगह जगह जला दिया था। अब जेम्स को मज़ा आने लगा था। वो घर में घूम घूम कर देखता था कि वो क्या चीज़ अब कैली पर यूज़ कर सकता है। उसे इस टॉर्चर में, इन इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा अब मज़ा आने लगा था। फिर उसने गार्डन से प्रूनिंग शीयर्स ली और कैली के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स काट दिए। उसने कैली के कान काट दिए, उसकी नाक काट दी, मतलब कई सारे हिस्से उसके कान के, उसके नाक के काट दिए। आईब्रोज काट दी, उसके मुंह का कुछ हिस्सा, उसके होंठ, यहाँ तक कि उसके जेनिटल्स भी काट दिए। लेकिन उसके लिए इतना ही बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक नहीं था। उसने जगह जगह, जो हमारे सिर पर बाल उगते हैं, जिस स्किन पर उगते हैं उसे स्कैल्प बोलते हैं, तो जगह जगह से उसने बालों सहित उसके स्कैल्प को भी उखाड़ लिया था। और जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय कैली जिंदा थी और ये सारा दर्द वो झेल रही थी। और जेम्स के लिए अभी ये भी काफ़ी नहीं था। जो कैली थी वो ऑलरेडी जगह जगह जली हुई थी। उसने उसके जगह जगह से उसके बॉडी पार्ट्स काट काट के निकाले हुए थे। उसको बांध के रख रहा था, उसे पीट रहा था, कैंची जगह जगह घोंप रहा था। उसके मुंह के अंदर तक उसने कैंची घोंपी हुई थी, लेकिन अभी भी उसको मज़ा नहीं आ रहा था। और मज़ा आने के लिए उसने एक ऐसा काम किया जो कि कोई एक ह्यूमन बीइंग दूसरे के साथ पता नहीं कैसे कर सकता है। वो गया और उसने अपने हाथों से ही कैली की आंखें बाहर निकाल ली। बाद में जेम्स को याद तो नहीं था कि उसने उसकी आंखें कब निकाली, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अपनी आंखें निकाले जाने के बाद वो कम से कम 5 दिन तो जिंदा थी ही, और ये भी हो सकता है कि वो 3 हफ्ते तक जिंदा रही हो। लेकिन जेम्स अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। बाद में पाया गया कि उसकी आंखें निकालने के बाद जेम्स उसकी जो आंखों के खाली सॉकेट थे जहाँ से आंखें निकाली गई थी उसमें वार करता था, चाकुओं के और कैंची के, उसमें घोंपा करता था। कैली ने ये सारा टॉर्चर करीब करीब 5 हफ्ते तक सहा। और ये हमारी बॉडी ये सारे टॉर्चर सहने के लिए नहीं बनी है। पता नहीं किस तरह से वो जिंदा रही। और ये सारी चीज़ें डिफरेंटली हो सकती थी अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स ने बताया था 24 मार्च को, तब तक बहुत देर नहीं हुई थी। उस समय टॉर्चर का सिलसिला चल रहा था। 16 अप्रैल को जाकर ये टॉर्चर ख़त्म हुआ। तब तक अच्छा खासा समय था, कैली को बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और कैली फाइनली मारी गई। 16 अप्रैल के आसपास जेम्स ने डिसाइड किया कि अब वो कैली की हत्या कर देगा। उसको हत्या तो करनी ही थी, इसीलिए वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता। लेकिन 16 अप्रैल के आसपास की कोई डेट रही होगी जबकि वो कैली को घसीटता हुआ उस होल से बाहर निकाल कर लाया। वो अपने बाथरूम में उसको लेकर गया। बाथरूम में बाथटब में उसने पानी भरा। उसके बाद बाथरूम के अंदर ही उसने कैली को बहुत ज़्यादा पीटा, बुरी तरह से उसकी पिटाई की। एक शावर हेड लिया और उससे भी उसकी पिटाई की। उसके बाद उसने कैली का सिर पकड़कर तब तक बहते हुए नल के नीचे रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गईं और फाइनली वो डूबकर मारी गई। इस केस को यूके के सबसे ज़्यादा सैडिस्टिक केसेस में से एक माना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सैडिस्टिक केसेस में से भी एक होगा। अब जेम्स के पास कैली की बॉडी थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस बॉडी के साथ, वो कैसे बचे। तो ज़्यादा स्मार्ट बनने के लिए अब उसने सोचा कि मैं खुद ही पुलिस स्टेशन जाता हूँ। वो पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बाथटब में डूब गई। और पता नहीं उस बेवकूफ़ आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे क्या लग रहा था कि 5 वीक के टॉर्चर के बाद वो आराम से पुलिस स्टेशन जाएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा कि वो डूबकर मर गई और सब उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे। पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लिया और उसके बाद पुलिस वाले उसके साथ उसके घर तक गए। और तब तक जो कैली की बॉडी थी उसको बाथटब से निकालकर अब जेम्स के बेडरूम में रख दिया गया था। बेडरूम में कैली की बॉडी को एक ब्लैंकेट से ढककर रखा गया था। जब पुलिस वालों ने वो ब्लैंकेट हटाया तो बॉडी नेकेड थी, उस पर कोई भी कपड़ा नहीं था। और आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि उसकी बॉडी उस समय कैसी दिख रही होगी। आपने उसके सारे टॉर्चर्स के बारे में सुना है कि उसकी बॉडी जगह जगह से काटी गई थी, जलाई गई थी। इसके अलावा पूरे शरीर में चाकू और कांटे गोदने के निशान थे और उसकी आंखें तो निकाली ही गई थी
और अब उसकी बॉडी कैसी लग रही होगी, उसके बाल उखड़े हुए थे और वो आराम से पुलिस वालों को उसकी बॉडी दिखा रहा था। पुलिस वालों ने बॉडी को देखते ही तुरंत ही जेम्स को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए। उसके तुरंत बाद ही अब कैली के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि जेम्स ने कैली का मर्डर कर दिया है। जब कैली के पेरेंट्स को पता चला कि उसका मर्डर हो गया है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी बहुत ज़्यादा ही चिंता थी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था और उनको ये डर भी था कि कहीं ऐसा वैसा उसके साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि सच में उसका मर्डर हो गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, दुखी हो गए और एकदम उनका दिल टूट गया। ये देखकर तो उनके होश ही उड़ गए कि सिर्फ उसका मर्डर ही नहीं हुआ था बल्कि उसको 5 वीक्स तक लगातार टॉर्चर किया गया था। उस दिन के बाद से आज तक वो हर दिन इस चीज़ पर पश्चाताप करते हैं कि हमने और ज़्यादा कोशिश क्यों नहीं की कैली को उस घर से बाहर निकालने की। इसके बाद करीब 1 साल के बाद नवंबर 1997 में ये जो केस था ये ट्रायल के लिए गया मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में। और ट्रायल में आप जेम्स की हिम्मत देखिए, इतने ज़्यादा एविडेंस होने के बावजूद, बॉडी होने के बावजूद कि उसने उसके साथ क्या क्या किया है, इतने सारे गवाह होने के बावजूद जो जेम्स था उसने प्लीड किया कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। उसने अपने मुकदमे के दौरान कोर्ट में कहा कि कैली ही मुझसे ये सारी चीज़ें अपने साथ करने के लिए कहा करती थी, इसलिए ये सब करने के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। कैली ने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। उसने कोर्ट में ये भी कहा कि जो कैली थी वो अपनी चोट को बड़ा चढ़ाकर दिखाती थी। अगर छोटी सी भी उसको चोट लगती थी तो वो उसको बड़ा कर देती थी और ज़्यादा गंभीर कर देती थी। उसने ये भी कहा कि कई बार वो मुझे टीज़ करती थी, मुझे चिढ़ाती थी मेरी डेड मदर का नाम ले लेकर। लेकिन थैंकफुली सबको नज़र आ रहा था कि जेम्स किस तरह का आदमी है, कि कोई भी उसकी बातों में नहीं आया। और जो प्रोसिक्यूशन था उसने बहुत सारे विटनेस पेश किए और कैली के पहले जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो लड़की कोर्ट में आई और उसने गवाही दी। उसने बताया कि जेम्स उसे किस तरह से अब्यूज़ किया करता था। इसके अलावा भी जो और महिलाएं थीं जो जेम्स की ज़िंदगी में आई थीं वो भी कुछ महिलाएं सामने आई। उन्होंने बताया कि उसका कैसा कैरेक्टर है और उनके एक्सपीरियंस जेम्स के साथ कैसे रहे। फाइनली ज्यूरी के सामने पेश किया गया कि किस तरह से हॉरिफिक उसके साथ टॉर्चर्स हुए थे। ज्यूरी के सामने वो पिक्चर्स पेश की गई जिसमें वो टॉर्चर्स के निशान नज़र आ रहे थे और इसको देखकर तो ज्यूरी भी डिस्टर्ब हो गई। ज्यूरी की हालत भी उन फोटोग्राफ्स को देखकर इतनी ख़राब हो गई कि पहली बार मैनचेस्टर कोर्ट में ऐसा हुआ कि सारे के सारे ज्यूरी मेंबर्स को काउंसलिंग दी गई ट्रायल के बाद। उनकी मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद ज्यूरी मेंबर्स ने इसको दोषी पाया और उसको सेंटेंस किया गया लाइफ इन प्रिजन और उसको मिनिमम 20 साल तो जेल में काटने ही थे। जेम्स ने कभी भी ये नहीं बताया कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। ये क्यों का जवाब हमें आज तक नहीं मिला है कि उसने उसको टॉर्चर करके क्यों मारा। उसने कभी भी कोई भी पश्चाताप नहीं दिखाया कि उसने उसको मारा, ना ही उसने उसके पेरेंट्स या किसी से माफ़ी मांगी और यहाँ तक कि उसने अभी तक अपना अपराध स्वीकार भी नहीं किया है। इस कारण बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ही नहीं मिल पाया क्योंकि जेम्स ने उनका आंसर दिया ही नहीं। उसके बारे में इतनी जानकारी है कि उसे सिर्फ 20 साल की सज़ा मिली जो कि मुझे काफ़ी कम लगी, लेकिन वहाँ के लॉ के हिसाब से इतना ही मिल सकता था। लेकिन 20 साल पूरे होने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं गया है। 20 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि थैंकफुली वो अभी भी जेल में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा और वो हमेशा जेल के पीछे ही सड़ेगा। आज का केस रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। इस तरह के केसेस मैं कवर नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे कवर करने पड़ते हैं क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि दुनिया में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। मेरा यही काम है, तो इसलिए मुझे अपना काम करना ही है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।